बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का आगाज किया था और इब्तिदा में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। हम ये जान चुके हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहा जाता है, ये भी मालूम है बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद वो सवाल है जो कोई पूछता है या साइंटिस्ट के जहन में खुद ब खुद आता है और उसका ताल्लुक जानदारों से होता है। बायोलॉजिकल मेथड का मतलब वो साइंसी तरीकाकार है कि जिसे इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड के मुख्तलिफ मराहिल हैं और सबसे पहले उसका जो मरहला आता है वो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, आइडेंटिफाई करना है। दूसरे मरहले में ऑब्जर्वेशन की जाती हैं जिन्हें हम मुशाहिदात कहते हैं। अपनी सेंसेस को यूटिलाइज किया जाता है, विजन, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। उसके बाद इसकी दो इकसाम हैं, एक को क्वांटिटेटिव कहा जाता है, एक को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वन। आपने इसको जहन में रखना है। इसका जवाब क्या है ये लेक्चर के एंड पे हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं तीसरे मरहले को जो कि हाइपोथेसिस से ताल्लुक रखता है। हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस किसे कहा जाता है? उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मफरूजा। जब भी कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, तहकीकात करता है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करता है, तो जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कंसीडर नहीं की जा सकती जब तक उनको डाटा की फॉर्म में ऑर्गेनाइज न कर लिया जाए। जब उनको अरेंज कर लिया जाता है, तरतीब दे दिया जाता है, वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑब्जर्वेशंस की हैं उन ऑब्जर्वेशन को एक स्टेटमेंट की सूरत में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एक फिक्रे की शक्ल दी जाती है, एक ओपिनियन डेवलप की जाती है, एक थॉट, एक राय, एक ख्याल कायम किया जाता है। इसको दरअसल हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। टेंटेटिव explanation of observation is called hypothesis। टेंटेटिव का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन किसे कहा जाता है, ये दो की वर्ड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेंटेटिव का मतलब होता है काबिले आजमाइश। इट मीन्स कि हमने जो ऑब्जर्वेशंस की हैं और उनको एक सेंटेंस की सूरत दी है, एक फिक्रे की सूरत में ढाला है, उस फिक्रे को तजर्बात से गुजारना दरअसल हाइपोथेसिस कहलाता है। यानी ऐसी वजाहत उन ऑब्जर्वेशंस की कि जिन्हें हमने स्टेटमेंट की सूरत में तब्दील किया है, जो काबिले आजमाइश है, तजर्बे से गुजारी जा सकती है, वो हाइपोथेसिस कहलाती है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस की काबिले आजमाइश वजाहत दरअसल हाइपोथेसिस कहलाती है। और वो क्या सूरत होती है, वो दरअसल एक सेंटेंस होता है, एक फिक्रा होता है कि जिसमें हम ढाल देते हैं उन ख्यालात को जो कि हमने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, सेंसेस को यूटिलाइज करके, और इसको हमने फिक्रे की सूरत में ढाला है।
डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के बाद आइए डिस्कस करते हैं एक अच्छे हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स को और एग्जांपल्स को। डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस की एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए तो दो मिसालें मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आइए देखते हैं। नंबर 1, प्लाज्मोडियम is the cause of मलेरिया। ये एक हाइपोथेसिस है जो कि मलेरिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। इसका मतलब यह है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। नंबर 2, मॉस्कीटो स्प्रेड मलेरिया। डियर स्टूडेंट्स, ये एक और हाइपोथेसिस है जो कि मलेरिया से फैलाव से मुतल्लिक तहकीकात के दौरान बनाया गया। हाइपोथेसिस की इन दो एग्जांपल्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन की सूरत में हाइपोथेसिस से मुतल्लिक सवाल पूछा जाता है। याद कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक अच्छे हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। आगाज करते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक से। डियर स्टूडेंट्स, जो हाइपोथेसिस बनाया जाता है उसकी स्टेटमेंट सिंपल होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन के मुताबिक होनी चाहिए, टेंटेटिव होना चाहिए। टेंटेटिव का मतलब है काबिले आजमाइश। इसी तरह से सिंपल, ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, टेंटेटिव और फाल्सिफाइबल होना चाहिए। इसी तरह से ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक अच्छे हाइपोथेसिस की ये खसूसियात हैं जो उसको डिस्टिंग्विश करती हैं। नंबर 1, उसकी स्टेटमेंट सादा होती है, ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिसर्च कर रहे हैं उससे मुतल्लिक जो कि मलेरिया है, और आप ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं मलेरिया से मुतल्लिक, लेकिन हाइपोथेसिस बनाते हुए आप मलेरिया के अलावा किसी और चीज से मुतल्लिक हाइपोथेसिस बना लें। ये एक अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात में नहीं शामिल। नंबर 3, टेंटेटिव होना चाहिए, यानी जो हाइपोथेसिस आप बना रहे हैं वो काबिले आजमाइश होना चाहिए, उसको तजर्बे से गुजारा जा सके। नंबर 4, वो सही भी हो सकता है और पोटेंशियली फाल्सिफाइबल यानी जुठलाया भी जा सकता है। नंबर 5, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंप्लेक्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन का हिस्सा बन सकता है और यह सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आपने इस सवाल को अच्छी तरह याद कर लेना है। सवाल आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस या मफरूजे को समझ लेने के बाद आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डिडक्शन को। डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज डिडक्शन। डिडक्शन क्या है? जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल में लाकर समझने के बाद एक स्टेटमेंट की सूरत दे देते हैं, यानी हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अगले मरहले में उस हाइपोथेसिस को एक लॉजिक प्रोवाइड करना होता है और इसको हम डिडक्शन का नाम देते हैं।
इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, लॉजिकल consequences of a hypothesis is called deduction. लॉजिकल consequences का मतलब क्या है? लॉजिकल consequences का मतलब है आप जो स्टेटमेंट डेवलप कर रहे हैं, आप जो ओपिनियन बना रहे हैं अपने जहन में, जो कि ताल्लुक रखती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से और जो कि ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक है, क्या उसके साथ कोई लॉजिक है या नहीं है। ये लॉजिक देने का अमल वेटेज बढ़ाने के लिए होता है और इसको लॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस कहा जाता है, ताकि जो ऑब्जर्वेशंस की हैं, जिनको ऑर्गेनाइज किया है डाटा की सूरत में, जिनसे एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट की है, उसको वेटेज दी जा सके। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर इफ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल होती है। इट इंक्लूड्स इफ एंड देन। लॉजिक, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, आइए मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने डिस्कस किया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। इससे डिडक्शन बन सकती है इफ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then it should be present in all malarial patients। कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो तमाम मलेरिया से मुतासिरा मरीजों के खून में इसका पाया जाना जरूरी है। ये एक मिसाल है डिडक्शन की। डियर स्टूडेंट्स, डिडक्शन में इफ एंड देन की लॉजिक इस्तेमाल होती है। ये देखिए, इफ देन, इफ एंड देन की लॉजिक के इस्तेमाल करने के बाद ये डिडक्शन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, डिडक्शन क्यों जरूरी है, मिसाल से समझ लीजिए। फर्ज किया एक हाइपोथेसिस है कि पौधों का जिस्म सेल पे मुश्तमिल है। आपने ये चेक करना है आया ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। क्या ये मुमकिन है आपके लिए कि आप दुनिया के तमाम पौधों को इकट्ठा करें, हर पौधे का एक सैंपल लें और हर सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखें? जी हाँ, ये नामुमकिन बात है। अब हर पौधे को माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ सैंपल्स लेते हैं, आप मुख्तलिफ जगहों से पौधों के छोटे छोटे पीस लेते हैं, आप उन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं। आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको उसके अंदर सेल दिखाई देते हैं, हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, जिनको रॉबर्ट हुक ने सेलुलाई का नाम दिया था। डियर स्टूडेंट्स, ये सेल हमें बताते हैं कि हाइपोथेसिस ठीक है, पौधों का जिस्म सेल पे मुश्तमिल है। अगर इन सैंपल्स के अंदर सेल मौजूद हैं, इट मींस कि जितने भी पौधे रुए जमीन पे पाए जाते हैं उन सब का जिस्म भी सेल पे मुश्तमिल होगा। ये फायदा है डिडक्शन का, और इससे हम डिडक्शन क्या बनाते हैं, इफ these plant pieces have cell then all the plants in the world should have cell। डियर स्टूडेंट्स, ये डिडक्शन है। इससे पहले हमने डिस्कस किया हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस और डिडक्शन दोनों अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट हैं। हाइपोथेसिस से मुतल्लिक डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है, इसी तरह से डिडक्शन की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस से मुतल्लिक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल है। इसी तरह डिडक्शन की मिसाल पूछी जा सकती है, इफ एंड देन लॉजिक के बारे में पूछा जा सकता है। आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है। आज का ये लेक्चर जो कि मुश्तमिल था बायोलॉजिकल मेथड के 2 स्टेप्स पे, ये दोनों इकट्ठे लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी पूछे जा सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, सवाल कोई भी पूछ लिया जाए, टॉपिक से रेलेवेंट सवाल अगर आपके इम्तिहान में आता है, आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लिया जाए, समझने के बाद याद कर लिया जाए और राइट डाउन करके याद किया हो। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, लेक्चर को समझने के बाद याद करेंगे, याद करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन भी करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।